नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल है और स्वास्तिका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह ब्लड फॉर्मेशन होता है और ब्लड का क्या रोल होता है, कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एनाटॉमी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पिछले क्लास से अगर आपको कोई डाउट था तो मैं कमेंट में देखकर उसका आंसर आज करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप हमारे ऑफिस में इंदौर में आकर हमें विज़िट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो गई थी और क्या क्या चीज़ें बची हुई थी। इसके बाद हम आज नया कंटेंट स्टार्ट करेंगे। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से मेथड होते हैं और कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें ब्लड का कंटेंट क्या क्या होता है ना, सर्कुलेटरी मीडियम की तरह ब्लड का क्या रोल होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो वेसल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, आर्ट्रियोल्स हो गई, वेनलेट्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, इनका क्या रोल होता है। इसके बाद ब्लड के जो सब डिविजन्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हमने देखी थी कि ब्लड में ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है और कौन सा ब्लड ग्रुप हमें दूसरे किसी पर्सन को देना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, इन सब पे हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा हमने RH फैक्टर भी पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन मशीन काम करती है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे काम करता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और मेजरली हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन हार्ट पे और हम उसकी एनाटॉमी और उस पर ही सारे के सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्राइमरीली हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि जो बेसिक्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के हार्ट्स होंगे, उनके बारे में देख लें, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको बताया कि प्री कम मेंस का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो फैक्चुअल डाटा पूछ सकता है हार्ट के रिगार्डिंग, जो कि ह्यूमन्स के हार्ट से रिलेटेड ना हो। तो यही हमारा इसमें इंटेंशन रहेगा कि हम उसको भी कवर कर लें जो कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड नहीं है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इस चीज़ कि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स के अलावा बर्ड्स में भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, एव्स में भी और उसके रेप्टाइल्स में भी, है ना, एम्फीबियंस में भी, फिशेज में भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स कौन होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कौन होते हैं और किन में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है और किन में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। उस टाइम आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लो कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। देखो, एक बेसिक नेचर का रूल है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले, कि हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, है ना। तो किसी की बॉडी को अगर ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया जाता है, समझ रहे हो, है ना। तो संचार तंत्र जो है किसी भी मनुष्य का उसके शरीर के संरचना के हिसाब से बना होता है। मुझे बाइलिंगुअल पढ़ाना है ताकि हमारे साथ सब लोग जुड़ पाएँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमारी पूरी फैकल्टी यही कोशिश करेगी कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएं। तो मैं ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा संचार तंत्र हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है प्रकृति के द्वारा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी को ऊर्जा की कम ज़रूरत है, यानी एनर्जी की नीड जो है वो कम है, तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा कम एफिशिएंट होगा। कैसे, आप देखो, फिश जो है हमारे कंपैरिजन में, फिश जो है यानी मछली जो होती है उसको ऊर्जा की ज़रूरत हमारी तुलना में कम होती है, तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, मतलब 2 चैम्बर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहने का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो एक तरफ से खून आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, बस इतना ही रोल उसमें प्ले होता है।
ना तो उसको फिल्ट्रेशन से कोई मतलब होता है और ना ही प्रॉपर सर्कुलेशन कोई मतलब होता है ना। ना ही उसको किसी छानने की ज़रूरत होती है किसी खून को, और ना ही उसमें कोई न्यूट्रिशन भेजने का रोल होता है। उसको पंपिंग से बस मतलब होता है, मतलब इस खून को, रक्त को यहाँ से पंप करके पूरे बॉडी में पहुँचाना है। बाकी चीज़ें जो हैं रास्ते में हो जाएंगी, गिल्स जो है वहाँ उसमें ऑक्सीजन डाल देंगी, और बाकी न्यूट्रिशन जो है दूसरे ऑर्गन से मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो क्योंकि मछली को हमसे कम ऊर्जा चाहिए होती है, हमसे कम एनर्जी चाहिए होती है, इस कारण से उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सिर्फ 2 ही चेंबर होते हैं। इससे उनको फ़ायदा ये मिलता है कि उनकी जो शरीर है वो छोटा हो जाएगा, दिल को, हृदय को रखने के लिए जगह बड़ी नहीं चाहिए होगी, और इस कारण से वो काफ़ी एफिशिएंटली अपना एनर्जी कंज्यूम यूज़ कर पाएंगी। इसके अलावा अब नेक्स्ट आते हैं अपन एम्फीबियंस के बाद, या मछलियों के बाद एम्फीबियंस पे, है ना। एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह लेते हैं, है ना। लेकिन फिर वही बात, इनके साथ समस्या ये होती है कि इनकी भी कार्य क्षमता जो है मैमल्स यानी कि मनुष्यों या फिर बाकी जानवरों से कम होती है ना। तो अगर मैमल्स इनकी कार्य क्षमता कम होती है तो इनको हार्ट की भी, इनके हृदय की भी जो ज़रूरत है वो इतनी ज़्यादा प्रचुर रूप से नहीं होती है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा सप्लाई करना हो ब्लड का, है ना। रक्त की बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से संचार करने की इनकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करना पड़ता है। तो बॉडी की एनर्जी नीड कम होती है, इसलिए हार्ट की एफिशिएंसी कम होती है। अब इसके लिए आप कैसे समझो इसकी एफिशिएंसी कम होती है कि इनमें जो 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। देखो आप यहाँ पर, इनका जो वेंट्रिकल वाला सेक्शन है वो कॉमन हो जाता है, मतलब इसी वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड भी आ रहा है और इसी वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड भी जा रहा है। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड, प्योर और इम्प्योर से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि प्योर का मतलब हो गया ऑक्सीजन सहित, है ना, और शुद्ध का मतलब हो गया ऑक्सीजन सहित, और इम्प्योर अशुद्ध का मतलब हो गया ऑक्सीजन रहित, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2। तो अगर 2 तरह के ब्लड होते हैं, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध, तो जाहिर सी बात है उनको अलग अलग चेम्बर्स में ट्रांसफ़र करना चाहिए, अलग अलग खानों में भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा एम्फीबियंस के साथ नहीं होता है। उनका जो वेंट्रिकल वाला सेक्शन होता है वो सिर्फ एक होता है, जिसमें शुद्ध रक्त भी आता है और अशुद्ध रक्त भी आता है। समझ रहे हो आप हमारी बात? ऑरिकल जो होता है उनका तो अलग अलग होता है, मतलब अगर शरीर से खून, अशुद्ध रक्त अगर उनके शरीर में आता है, हृदय में आता है, तो वो ऑरिकल में तो अलग आएगा, और इधर से शुद्ध रक्त जो आता है वो भी लेफ्ट ऑरिकल में तो अलग आएगा। लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वहाँ पर आने के बाद शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिल जाते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है, अभी आधा शुद्ध और आधा अशुद्ध रक्त जो है बॉडी में जाएगा, शरीर में जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी वैसे ही कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी वैसे ही बनी रहेगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो ऊर्जा की प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कम हो जाती है। इस कारण से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि अगर आपको एनीमिया हो जाता है तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सारी दिन सारी रात आप बस बिस्तर पर पड़े रहो। तो एनीमिया वाला कंडीशन अपने बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे आरबीसी की कमी के कारण इनको सुस्ती या फिर कमज़ोरी नहीं लगती है, ये कमज़ोर नहीं होते। इनमें कमज़ोरी का कारण होता है कि इनके पास जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम हो जाता है, और यही कारण होता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आ रही बात आपको समझ में? आप देखोगे कि कई सारे, जैसे मेढक होता है, घंटों घंटों एक ही जगह बैठा रहता है। कभी देखते हो, कभी उस मेढक को देखा है आपने कि वो किसी चिड़िया की तरह उड़ता हो या फिर दिन भर इधर उधर कूदता हो? नहीं, वो एक जगह चुपचाप बैठा रहता है। उसको बैठकर आराम करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चलेगा तो वो थक जाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं है, और ऊर्जा के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि उसका जो वेंट्रिकल वाला चैम्बर है वो सिंगल है, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों तरह के ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और ऑक्सीजन कम जाता है उसके दूसरे ऑर्गन्स में, जहाँ पर सेल ऊर्जा का प्रोडक्शन करती है, यानी ऊर्जा को बनाती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको ये बात समझनी है कि सिंगल ऑरिकल, सिंगल वेंट्रिकल वाला जो सर्कुलेशन होता है वो फिशेज में पाया जाता है, एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं, या फिर पानी वाले जीवों में फिश, एक्वाटिक एनिमल या पानी वाले जीव, पानी वाले जीव। ठीक है, ये हो गया सिंगल ऑरिकल, सिंगल वेंट्रिकल सर्कुलेशन। और अगर अपन
डबल ऑरिकल सिंगल वेंट्रिकल सर्कुलेशन लेते हैं तो ये पाया जाता है एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस जैसे कि कछुआ हो गया, टॉर्टोइज, है ना। इसके बाद आप क्या बोलते हैं, फ्रॉग ले लो, मेढक को, है ना। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग खानों के आधार पर हार्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब इसको नाम भी दिया गया है, तो नाम को आप याद कर लें। एक तो इसको बोलते हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट, इसके बाद वाले को बोलते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, और इसके बाद वाले को बोलते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट। मैंने 3 चेम्बर्ड आपको बता दिए कौन कौन से एनिमल में मिलते हैं, कौन कौन से जानवरों में मिलते हैं। 4 चेम्बर्ड आपको बता दिए कौन कौन से जीवों में मिलते हैं। 2 चेम्बर्ड बता दिए कौन कौन से जीवों में मिलते हैं। मैं आपको बता दूं 4 चेम्बर्ड जो हार्ट है, 4 खानों वाले जो हृदय हैं, वो कौन कौन से जीवों में मिलते हैं। सबसे पहले तो आप मैमल्स में समझ लो, है ना। स्तनधारी जानवर जो होते हैं उनमें 4 चेम्बर वाले, 4 खाने वाले हृदय के ही उपस्थिति होती है ना। इसके अलावा क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल, मगरमच्छ का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। इसके अलावा आप समझो जो चिड़िया होती है, बर्ड्स, एव्स बोलते हैं उनको, बर्ड्स में भी यही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बस हो गया, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और क्रोकोडाइल हो गए, इन सब में जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो अब आपको ये बात तो समझ आएगी 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट और 4 चेम्बर्ड हार्ट का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, इनका जो डिवीजन है कौन से बेसिस पे किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई। जो दिल में हमारे खाने होते हैं उनके आधार पर इनका विभाजन होता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 3 चेम्बर्ड हार्ट में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट में क्या क्या मिलता है ना। चलो तो पहले इसको अपन इरेज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया से मैं समझा पाऊँ, है ना। तो देखो वो होता क्या है दोस्तों, मेरी बात समझना आप ध्यान से, कि 3 चेम्बर्ड हार्ट को स्पेसिफाई ऐसे किया जाता है, ऐसे समझा जाता है कि 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल मिलता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ऑरिकल सेपरेट हो रहे हैं और 1 वेंट्रिकल सेपरेट हो रहा है ना। तो आप इस बात से समझ तो गए होंगे कि 3 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है कि 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, और 2 चेम्बर्ड हार्ट में होता है 1 वेंट्रिकल और 1 ऑरिकल, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल में खून आता है और वेंट्रिकल से खून जाता है, इससे ऐसे भी आप उसको याद कर सकते हो। 4 चेम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वहाँ पर होता है 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चेम्बर्ड हार्ट की कहानी हो जाती है। अब जहाँ ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो हम आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना एकदम बेसिक से। और ऑरिकल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऑरिकल बता तो दिया लेकिन कहाँ से क्या आ गया ऑरिकल, ये आइडिया नहीं मिल रहा होगा। तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट के एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं हार्ट में, और कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट काम करते हैं, इस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं तुरंत, है ना। दोस्तों एक बात आप समझना कि जब बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है अपनी माँ के गर्भ में आता है, अपने मदर के वोम्ब में आता है, टेरस में जब आता है, तो उस टाइम पे ना बच्चा ऐसे कैसे ही नहीं आता है। पहले वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद फिर ऑर्गन्स में डिवाइड होता है। तो जब उसके सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो 3 टाइप की सेल बनती हैं। जैसे आप ये समझो कि ये माँ का वोम्ब है और यहाँ पर बेबी आ जाता है ना, ये बेबी आ गया यहाँ पे। तो ये बेबी बनने से पहले जो है ये 3 तरह की सेल की लेयर रहती है बेबी बनने से पहले। इन 3 तरह की सेल की लेयर्स जो होती हैं इनको नाम देते हैं। सबसे बाहर वाली को एक्टोडर्म, बीच वाली को मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली को एंडोडर्म। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना,
सबका फॉर्मेशन इन्हीं तीनों सेल से होता है। ये जो 3 सेल्स होती हैं इनसे ही हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। अलग अलग सेल से अलग अलग बॉडी ऑर्गन फॉर्म होता है। अब हम हार्ट की बात अगर कर ले तो हमारा हार्ट जो होता है वो मेसोडर्म से बनता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको हार्ट के बारे में लिखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि हमारा हार्ट जो होता है वो मेसोडर्म से बनता है। आपको क्यों याद रखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ये तो सब बता देगा, बहुत ईजी है कि 4 ऑरिकल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हमारे हार्ट में होते हैं, मैमल हार्ट में, और उसमें 4 वॉल्व्स होते हैं। ये तो बेसिक है, लेकिन आपका आंसर बाकियों के आंसर से स्टैंड आउट इसलिए करेगा क्योंकि आपने ऐसी बेसिक जानकारी लिखी है जो कि सबसे स्टार्टिंग में ही किसी आंसर को प्रेजेंट करने से पहले बताना चाहिए। अगर आप घर बना रहे हो तो उसके फाउंडेशन के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना दोस्त। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। सबसे पहले आप देखो कि हार्ट बनता कैसे है। हार्ट बनता है हमारे मेसोडर्म सेल से, जो कि किसी ज़ायगोट के डिवीजन के बाद बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको लिखनी है। पहली लाइन आपको हार्ट के बारे में अगर पूछता है तो आप बताओ कि हमारा हार्ट जो होता है मेसोडर्म से बना होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट के बारे में आपको ये देखना है कि ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका मतलब लोकेशन कहाँ होती है हमारी बॉडी में, भी आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, मैं बनाकर आपको बताता हूँ कहाँ पे होता है हमारा हार्ट। मैं आपको डायग्राम एक दिखा देता हूँ। हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आप समझ जाएंगे कि हार्ट हमारा कहाँ। देखो ये डायग्राम देखो आप, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हार्ट हमारा एक बीचों बीच है। अच्छा, यहाँ पर आप प्रोमिनेंट नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हार्ट है ना, ये देखो यहाँ पर हमारा लंग्स बना हुआ है ना, ये हमारा लंग्स है। तो हमारे लंग्स के थोरेसिक वाले रीजन में, लोअर थोरेसिक रीजन में, ये थोरेसिक वाला सेक्शन जो है यहाँ पर हमारा हार्ट एग्जिस्ट करता है ना। लोअर थोरेसिक रीजन हमारे लंग्स के नीचे जो होता है वहाँ पर हमारा हार्ट एग्जिस्ट करता है, और इसको अपन थोरेसिक कैविटी बोलते हैं जहाँ पर हार्ट होता है। तो आपको हार्ट की लोकेशन तो समझ में आ गई होगी ना। जो हमारा लंग्स है उसको जो थोरेसिक केज कवर करता है, ये थोरेक्स वाला रीजन है। यहाँ पर जो थोरेक्स वाला रीजन जो हमारे पूरे लंग्स को कवर करता है, उसका एक कैविटी होता है दोनों लंग्स के बीच में। इस कैविटी में हमारा हार्ट एग्जिस्ट करता है। तब आपको लोकेशन तो समझ में आ गए होंगे। अब हार्ट का डायमेंशन देख लेते हैं। जो हार्ट का वेट होता है, वेट ऑफ हार्ट जो है, तो वेट जो होता है हमारे हार्ट का, मेल में हार्ट का वेट होता है 270 से 340 ग्राम्स तक। फीमेल में जो हार्ट होता है, वो होता है 230 से 280 ग्राम्स तक। अब समझना दोस्तों, इसमें बहुत गंभीर बात मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो पुरुषों का दिल होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है, और जो महिलाओं का दिल होता है वो छोटा होता है। ये तो ब्रह्मांड सत्य है ना। ये तो मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत थी नहीं, पहले से लोगों को पता होता कि पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है, कई लोग अपने दिल में समा सकते हैं। महिलाओं का दिल बहुत छोटा है, वो सिर्फ एक को ही अपने दिल में समा सकते हैं, है ना। तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इस तरह से अगर आप डाटा याद रख लोगे तो आप प्रोमिनेंट रीज़न भी दे पाओगे। जब आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन करो तो बताओ मास्टर ने हमें बताया था कि 270 से लेकर 340 ग्राम तक पुरुषों का हृदय बड़ा होता है, और महिलाओं का हृदय 230 से 280 तक होता है। तो बड़े दिल वाले होते हैं पुरुष, और महिलाएं छोटे दिल की होती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये तो हो गए हार्ट का डायमेंशन। अब समझना बात को, भगवान जी ना हमारे पूरे शरीर को इतना परफेक्ट बनाया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना प्रिसाइसन हमारे बॉडी को बनाने में रखा गया है। मतलब प्रकृति में अगर आपसे कोई बोले कि आदर्श स्थिति या फिर आदर्श क्या है, तो आप बोलोगे, कोई बोले कि परफेक्ट क्या चीज़ होती है, तो आप बताओ मानव शरीर को देख लो। मानव शरीर एकदम परफेक्ट बनाई गई है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। हर सब कुछ एकदम अकॉर्डिंगली वेल प्लान्ड है। आर्किटेक्ट हमारे बॉडी का जो है वो बहुत ज़्यादा इंजीनियर्ड है ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमारे शरीर को की रचना की है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिल का जो साइज़ होता है हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। ये मेरी मुट्ठी है, यही मेरे दिल का साइज़ भी है ना। हमारे हृदय का साइज़ इतना ही बड़ा हमारा दिल है। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, आपके भी आपका मुट्ठी के बराबर आपका दिल होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता है। समझना बात को। हुआ क्या है कि दिल जब थोरेसिक कैविटी के अंदर रहता है तो आसपास की दीवारों से टकराएगा तो उस पर जख्म बनेंगे, और जख्म किसी भी दिल के लिए अच्छा नहीं होता है। दिल अगर जख्मी हो जाता है तो आदमी बहुत दुखी हो जाता है, ठीक है ना। अब बात को समझते चलना। तो उस जख्म से बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, कोई बताओ मुझे। अभी फिल्मी आंसर आएगा अगर कमेंट में कि माँ को भेजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो बात को कि भगवान जी ने क्या किया कि आप ऐसे समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एक कपड़े में बंद कर देता हूँ। देखो ये मेरे माइक का कवर है,
अगर मैं इसके अंदर इसको डाल दूँ, इस चादर को, इसके अंदर मैं इसको डाल के इसको कवर कर दूँ इस माउस को, तो क्या होगा मुझे बताओ? सेफ हो गया ना। अगर माउस के नीचे गिरेगा भी तो टूटेगा नहीं, है ना। अगर ये माउस टूट नहीं रहा है, कारण क्या है? क्योंकि ये जो चादर है या फिर जो कवर है, इसने उसको पूरी तरह से सेफ्टी में डाल दिया। तो हमारे हार्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि उन्होंने एक चादर में बंद कर दिया, लपेट दिया। अब ये चादर जो होती है हमारे हार्ट में, ये चादर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये चादर को बोलते हैं। अब ये चादर हमारे हार्ट को किसी भी झटके से बचाती है। मोटी चादर होती है, ऐसे पतली वाली बेडशीट नहीं समझ लेना उसे, मोटी चादर होती है। ये हमारे हार्ट को किसी भी शॉक से बचाती है। लेकिन चादर के कांटेक्ट में आने में भी तो वेयर एंड टीयर का मोशन होगा ना, रगड़ खाएगा हमारा हृदय, और अगर रगड़ खाएगा तो उससे भी हमारा हृदय जख्मी हो सकता है। तो इस दिल को जख्मी होने से बचाने के लिए भगवान जी ने उसमें एक लिक्विड डाल दिया, एक तरल पदार्थ डाल दिया, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो पूरा फ्लूइड यहाँ पर कवर कर लेता है हार्ट को, उसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, है ना। तो इसका नाम आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में पेरिकार्डियल फ्लूइड ही लिखना, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है। आप इसका हिंदी मतलब निकालने लगोगे तो एग्जामिनर परेशान होगा और आपका भी समय बर्बाद होगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड लिखोगे तब भी आपको पूरा नंबर आपको मिलेगा, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम, कार्डियम, और इसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम होता है पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड का, ये मैंने आपको बता दिया है। हमारे दिल को जख्मी होने से और उसको झटके लगने से बचाने का जो जिम्मेदारी होती है वो पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड की होती है। आ रही है आपको ये बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो आगे बढ़ें, अपन हार्ट की और एनाटॉमी देखें, अपन क्या क्या चीज़ें उसमें बची हुई हैं बताने के लिए। देखो अभी बहुत देर से हम बात कर रहे थे ऑरिकल वेंट्रिकल। ऑरिकल वेंट्रिकल क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर अपन देख लेते हैं। तो समझना बात को, हमारा जो हृदय होता है ना, वो डिवाइड होता है 4 भागों में। मैं मनुष्य के हृदय की बात कर रहा हूँ, है ना। 4 घर होते हैं सर हमारे दिल में, चारों घर में 4 लोग रह सकते हैं, इसीलिए तो मनुष्य का हृदय बहुत बड़ा होता है, हर एक के लिए अलग अलग घर। नहीं, ये तो फिल्मी बातें हो गई, ऐसा नहीं होता है। हमारे हृदय में 4 जो घर होते हैं, 4 चौखाने जो होते हैं, इनका काम होता है हमारी बॉडी में खून को अलग अलग तरीके से सप्लाई करना। किसी के रहने के लिए घर नहीं बना हुआ है ना। तो देखना, एक ये घर हो गया, एक सेकंड मित्रों, एक ये घर हो गया, दूसरा ये घर हो गया, तीसरा ये घर हो गया, चौथा ये घर हो गया, है ना। ऊपर वाले जो घर होते हैं इनको अपन ऑरिकल बोलते हैं या फिर एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल, ऑरिकल या फिर एट्रियम, दोनों ही बोल सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे बोलने में, जो आपको टंग ट्विस्टर ना लगे, वो शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे वाले जो खाने होते हैं इनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो 2 बातें याद हो गई आपको। ऊपर जो होगा उसको ऑरिकल बोलेंगे, जो नीचे होगा उसको वेंट्रिकल बोलेंगे। तो एग्जाम में जब भी लिखने को आता है तो आप ऐसे लिखेंगे अपर 2 चेंबर्स या ऊपरी 2 खाने जो होते हैं उन्हें हम ऑरिकल बोलते हैं। लोअर 2 चेंबर्स और नीचे या फिर निचले 2 खाने जो होते हैं उन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। ये बात आपको याद रह जाएगी। चलो अब इसके बाद हार्ट एनाटॉमी में और क्या चीज़ें होती है वो भी अपन देख लेते हैं। अभी समझना दोस्तों कि आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो चारों खाने हैं ना, मैंने आपको बताया 4 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब यही होता है कि चारों खाने एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो ये चारों खानों के बीच में आप गुलाबी रंग की मसल्स देख सकते हो, है ना। ये मांसपेशियां हैं, ये हार्ट की मांसपेशियां हैं जिनको अपन सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम, सेप्टम बोलते हैं, है ना। सेप्टम का क्या रोल होता है कि ये हमारे हार्ट को, ऑरिकल्स को सपोर्ट दे के रखती हैं कि जब इस पर हाई प्रेशर लगता है तो हमारा ऑरिकल जो है बर्स्ट न कर जाए। तो हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां जो होती हैं उनको अपन सेप्टम बोलते हैं, जो चारों खानों को अलग भी करती हैं और उनको सपोर्ट भी करती हैं, है ना। स्केलेटन सपोर्ट भी देती है हमारे हार्ट को। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हार्ट हमारा जो होता है उसमें स्केलेटन सपोर्ट जो है सेप्टम देती है, जो मसल होती है वो सपोर्ट करती है। अब समझना दोस्तों, तो अब अलग अलग जगह पे जो सेप्टम होती है उनका अलग अलग नाम होता है। अगर 2 ऑरिकल्स के बीच में, यानी 2 ऊपर वाले खानों के बीच में सेप्टम होगा तो उसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं, है ना। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, सेप्टम। और अगर 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगा सेप्टम तो इसको अपन बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। अगर ऑरिकल और
वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है तो ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। इसको ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बात आपको याद रहेगी। क्यों नहीं याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। इसलिए याद रहेगी क्योंकि सेप्टम को आपको पढ़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाना नहीं। 4 चेंबर्स है, चारों चेंबर्स के बीच जो मसल होता है उनको ही अपन सेप्टम बोलते हैं। जिन जिन चेंबर्स के बीच में जो मसल है उन्हीं चेंबर्स के अकॉर्डिंगली उसका नाम हो जाता है। अगर एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है तो उसको ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं, और अगर 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है तो उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं, और 2 ऑरिकल्स के बीच में है तो उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गई हार्ट की मसल्स या हार्ट की मांसपेशियों के बारे में जानकारी। ठीक है, एक बात और जान लो कि जो हार्ट होती है वो अलग तरह की मसल से बनी होती है जिनको अपन कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इन मसल्स का काम ये होता है दोस्तों, इनका स्पेशलिटी ये होती है कि ये मसल्स अपने आप को इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको वर्कआउट करने के लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें थकान नहीं होती, इन मसल्स में थकान नहीं होती है ना। ये लंबे समय तक काम कर सकती हैं ये मांसपेशियाँ, और इनमें थकान नहीं होती हैं। कार्डियक मांसपेशियाँ जो होती हैं ये लंबे समय तक काम कर सकती हैं लेकिन इनमें थकान नहीं होती है। समझो बात को मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? काफ़ी देर तक अगर आप हाथ से वजन उठाते हो तो आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, थकान होने लगती है। लेकिन ये हमारा हृदय जो है 24 घंटा काम करता है लेकिन फिर भी इसमें थकान नहीं होती है, क्योंकि ये कार्डियक मांसपेशियों की एक खासियत होती है ना। कार्डियक मसल्स की एक स्पेशलिटी होती है जिसके कारण वो कभी थकती नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। चलो, ये तो हो गई कार्डियक मसल्स की बात जो कि मैंने आपको बता दी है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं फटाफट, और इसके साथ ही हमारा हार्ट का एनाटॉमी जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप आगे अभी हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना अपने डाउट्स को, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उसको सॉल्व कर दूंगा। पिछले वाली क्लास के भी डाउट्स हम लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं मैं उनका रिप्लाई आपको दूंगा क्लास के एंड होने से पहले। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में कौन कौन से मसल होते हैं, कौन कौन से सेप्टम होते हैं, कौन कौन से सेप्टम कहाँ कहाँ काम करते हैं। अब समझना बात को कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल के बीच में मस्कुलर डिवीजन तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। राइट साइड का ऑरिकल राइट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, और लेफ्ट साइड का ऑरिकल लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये बात आप ध्यान रखना कि राइट साइड का ऑरिकल राइट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, लेफ्ट साइड का ऑरिकल लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वॉल्व्स लगे होते हैं, है ना। वॉल्व्स को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई हवेली है, 2 हवेलियाँ हैं, एक नहीं 2 हवेलियाँ हैं। एक हवेली में 5 दरवाजे हैं और एक हवेली में सिर्फ 1 दरवाज़ा है। आप मुझे बस अपने कॉमन सेंस से बताओ कि कौन सी हवेली ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। वो हवेली जहाँ पर 5 दरवाजे हैं, 5 पहरेदार लगाने पड़ेंगे, या फिर वो हवेली जहाँ पर सिर्फ 1 दरवाज़ा है और एक ही दरवाजे पे 5 पहरेदार लगाए जा सकते हैं। कॉमन सेंस ये कहता है कि जिस हवेली में सिर्फ 1 दरवाज़ा है वो ज़्यादा सुरक्षित है चोरों से, है ना। तो आप समझना, जितने ज़्यादा दरवाजे होते हैं हवेली उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है ना। लेकिन कमजोरी होने का हार्ट के साथ क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मजबूत होने का क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस कंसेप्ट को याद रख लो। चलो, अब आते हैं अपने हार्ट पे। होता क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है, यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है उसमें हाई प्रेशर लगता है ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि लेफ़्ट वाली वेंट्रिकल से जो खून है हमारी पूरी बॉडी में जाता है, हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो अगर आपको टो तक पहुंचाने, यानी हमारे अंगूठे तक खून को पहुंचाना है, रक्त को पहुंचाना है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जाएगा। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से खून हमारे अंगूठे तक पहुंचाना है तो उसको हाई प्रेशर पे काम करना पड़ेगा। अगर वो हाई प्रेशर पे काम करेगा तो बैक फ्लो भी मारेगा, है ना। अगर मैं बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाता हूँ तो जितना आगे प्रेशर लगा रहा उतना पीछे भी तो प्रेशर लगेगा। तो वो प्रेशर अगर पीछे लगता है तो आप देखो यहाँ पर एक होल है, इसी होल से जो खून है ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है ना। इसको अपन बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। और इस वाले वॉल को अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है ना, ट्राइकस्पिड वॉल ये लिखा हुआ है, देखो आप ये। और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल लिखा हुआ है। मिट्रल वॉल को ही बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। अच्छा, मिट्रल वॉल इसलिए भी बोला जाता है, बाइकस्पिड वॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 दरवाजे होते हैं।
मतलब एक दरवाज़ा होता है जिसके 2 फ्लैप होते हैं, एक दरवाजे के 2 फ्लैप होते हैं। जब खून ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ना, बाएं वाले ऑरिकल से बाएं वाले वेंट्रिकल में जब खून नीचे उतर कर आता है, उसके बाद बाएं वाले वेंट्रिकल से जब खून हमारी धमनियों में जाता है, यानी हमारी आर्टरीज में जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब ये प्रेशर लगाता है हमारा वेंट्रिकल, तो आप देखो इस प्रेशर के कारण ये जो खून है ऊपर की तरफ भी बैक फ्लो मारेगा, और जैसे ऊपर की तरफ बैक फ्लो मारेगा तो ये जो मिट्रल वॉल्व है ये बंद हो जाएगी, है ना। जैसे ही बैक फ्लो मारेगी वॉल्व यहाँ क्लोज हो जाएगी, तो खून जो है वेंट्रिकल्स में ही रह जाएगा, ऑरिकल की तरफ नहीं, ऑरिकल में नहीं जा पाएगा। अब अगर सिचुएशन समझो कि अगर यहाँ पे वॉल्व नहीं होती, आधा खून ऊपर चला जाता, तो हमारे दिल की जो क्षमता है काम करने की वो कम हो जाती है, एफिशिएंसी ऑफ आवर हार्ट वुड हैव बीन डिक्रीज्ड, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर वॉल्व इसलिए दिया जाता है ताकि पूरा का पूरा जो खून है पूरी तरह से वो हमारे धमनियों में या फिर आर्टरीज में चली जाए, है ना। अब समझना, यहाँ पर बाईमिट्रल वॉल्व या डबल फ्लैप वॉल्व इसलिए बनाया गया है कि डबल फ्लैप वॉल्व जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है तुलना कंपेयर टू ट्रिपल फ्लैप्ड वॉल्व, है ना। तो अगर आप डबल फ्लैप रखते हो, 2 वॉल्व लग गई, कहीं और निकलने की जगह नहीं है। लेकिन वहीं अपन ट्राइकस्पिड वॉल या फिर पे देखते हैं तो यहाँ पर 3 फ्लैप्स होते हैं। ट्राइकस्पिड नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि 2 फ्लैप ये हो गए, 1 फ्लैप पीछे साइड हो गया। तो जो 3 फ्लैप्स होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि इन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। यहाँ से ब्लड को आपको लंग्स तक ही पहुँचाना होता है। लंग्स तो बगल में ही है हार्ट के, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, तो वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा प्रेशर की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर आर्टरीज जो होती हैं नॉर्मल प्रेशर के साथ भी ब्लड को लंग्स तक ले जा सकती हैं। यही कारण होता है कि राइट ऑरिकल जो होता है और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसमें 3 फ्लैप्स होने पे भी कोई नुकसान नहीं होता है और एनर्जी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आती है। जैसे ही ब्लड में प्रेशर लगता है, बैक फ्लो होता है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है और ब्लड जो है वेंट्रिकल से सिर्फ हमारे वेन्स लंग्स तक जाता है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें वॉल्व कौन कौन से होते हैं। 2 वॉल्व्स मैंने बता दिए, 2 वॉल्व्स और बचे हुए, वो भी अब जान लो। अभी सब्र करो, मैं आपको ये बताऊंगा कि खून कहाँ से किस जगह सर्कुलेट होता है। पहले आप वॉल्व समझ लो, मेरा इंटेंशन आपको वॉल्व पढ़ाना था। वॉल्व अगर एक बार आप समझ लेते हो तो उसके बाद आपको सर्कुलेशन भी समझ में आ जाएगा। वॉल्व जानना प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया कि बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है और इनका कैसे कैसे रोल होता है। देखो, मैंने आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी जो हवेली वाली सुनाई थी क्यों सुनाई थी। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको लिखने के लिए नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि जो आप लिखने के टाइम सच में जो लिखना है, स्पेसिफिकली आपको जो चीज़ें लिखनी है वो याद रह जाएं। अब समझो कि अभी जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट बाएं साइड में होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है हमारे दिल के राइट साइड में होता है ना। लेकिन ऐसा समझो बात को कि जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो बाएं साइड में होता है या फिर दाएं साइड में होता है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा हमारा जो खून का सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है ना वो बाएं साइड वाले वेंट्रिकल से लगता है। आप स्क्रीन पे देखो, बाएं साइड वाले ऑरिकल से हमेशा ही खून का प्रेशर लगता है ना। बाएं साइड वाले ऑरिकल से हमेशा खून का प्रेशर लगता है और इस कारण से यहाँ पर ही मजबूत दरवाज़ा बनाना पड़ता है। यही कारण है कि बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है हमेशा बाएं वाले ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है और जो दाएं साइड वाला होता है वहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। कारण ये है कि वहाँ पर ज़्यादा मजबूत प्रेशर लगता नहीं है, इसलिए 3 दरवाजे फ्लैप वाला दरवाज़ा होगा तो भी काम चल जाएगा। इस कारण से आपको मैंने हवेली वाले एग्जाम्पल को बताया था ताकि आपको ये बात ध्यान में रहे कि बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में होता है। बाइकस्पिड यानी बाएं साइड, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, और याद कर लो, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूजन होता है ना। आप इस बात को ध्यान में रखें। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, क्या पढ़ना अपन को इसमें। मैंने आपको ये बता दिया कि वॉल्व कौन कौन से होते हैं। अब समझना कि एक छोटी सी चीज़ होती है यहाँ पर हमारे हार्ट में, इस जगह पे, इसको अपन बोलते हैं एसे नोड। एसे नोड फुल फॉर्म होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। चलो, साइनो आर्ट्रियल नोड पढ़ने से मैं आपको एक और वॉल्व बता दूं। मैंने बताया था आपको 4 वॉल्व्स होते हैं, 2 तो मैंने आपको बता दिए, 2 और हैं। यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, 2 वॉल्व होते हैं। इन दोनों का नाम होता है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व। ये वॉल्व जो होते हैं वेन्स और आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरीज निकलती हैं, एओर्टा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वेना केवा निकलती है ना। तो क्या बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे भी आर्टरीज निकलती हैं, सॉरी माय मिस्टेक, अपॉलॉजी।
यहाँ पे भी आर्टरीज निकलती है और यहाँ पे आर्टरीज निकलती है, इनको एओर्टा बोलते हैं, इनको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी और ये होगी एओर्टा। एओर्टा से निकलता है जो खून वो जाता है शरीर के दूसरे हिस्सों में यानी दिमाग में और शरीर के हिस्सों में, और पल्मोनरी आर्टरी से जो खून निकलता है वो जाता है फेफड़ों में। ये अपन डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन आप समझो कि इन दोनों आर्टरीज और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को अपन बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ये भी हमारे बैकफ्लो रोकने के लिए मदद करता है कि अगर खून कभी धमनियों से बाहर निकल कर वेंट्रिकल में आने लग जाए तो उनको रोकने में जो कार्य करता है वो सेमी लूनर वॉल्व ही कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलो, चार टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि हमारी आर्टरी में कितने वॉल्व्स पाए जाते हैं तो आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो कि 2 सेमी लूनर वॉल्व होते हैं और एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन 2 ऑर्गन्स के बीच में मिलते हैं, ये बात आप हमें बता सकते हो एग्जाम में। तो अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि वॉल्व्स के बारे में आप बताएं हार्ट के, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे स्पेसिफिकली अलग से वॉल्व्स के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके हार्ट का एनाटॉमी पूछ लेता है आपसे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर आप अगर वॉल्व्स के बारे में बताओगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हमने वॉल्व्स को पढ़ लिया, इसके बाद कौन सी चीज़ें बच गई हैं? ऐसे नोड के बारे में बताना था। अच्छा, ऐसे नोड मिट गया यहाँ पे, सॉरी। चलो फिर से अपन लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो मैं ऐसे नोड की बात कर रहा था। इस जगह पर एक नोड होता है, इसे अपन बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड, इस नोड का काम ये होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है ना। एक इलेक्ट्रिक तरंग, विद्युत तरंग का पैदा करता है। जो तरंग जो होती है तो इस ऑरिकल से होते हुए यहाँ पर एक एवी नोड होता है। एवी नोड बोलते हैं इसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इस पर जाती है। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड होती है, यहाँ पर तरंग आती है, फिर उसके बाद वो वेंट्रिकल्स पे उस तरंग को या फिर उस इम्पल्स को ट्रेवल कराती है ना। तो अब होता क्या है, जब ऐसे नोड से इम्पल्स आता है तो ऑरिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 100% जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में आ जाता है। भाई कोई चीज़ को निचोड़ोगे तो उससे कुछ ना कुछ जो अंदर खून होगा वो तो आएगा ही नीचे ना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, निचोड़ा जाता है, तो यहाँ से जो खून है या रक्त है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। सिमिलरली इसी ऑरिकल में भी वैसा ही होता है। ऐसे नोड एक ही होता है, लेकिन ऑरिकल्स में इम्पल्स एक साथ जाता है। ठीक है ना, ऑरिकल्स में इम्पल्स एक साथ जाता है। उसके बाद जब एवी नोड पर इम्पल्स पहुँचता है तो फिर वो एम्पलीफाई करके वेंट्रिकल्स में इम्पल्स को पहुँचाता है, दोनों वेंट्रिकल्स में। तो जब ऐसे नोड से इम्पल्स आता है तो सिकोड़ता है ऑरिकल्स को, और जब एवी नोड से इम्पल्स आता है तो सिकोड़ता है वेंट्रिकल्स को। ठीक है, तो कैसे कैसे ऐसे नोड और एवी नोड काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमारे दिमाग से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जब दिमाग से सिग्नल आता है कि आपको जल्दी जल्दी दिल को धड़काना है, तो ऐसे नोड जल्दी जल्दी इम्पल्स छोड़ता है ना। जब इसको अपन पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर। यही पेसमेकर जो होता है कभी कभी ख़राब हो जाता है तो फिर इसको बदला जाता है और इसकी जगह आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। करीब 5-6 साल तक लोग एक पेसमेकर के साथ सर्वाइव कर जाते हैं, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी ये ऐसे नोड ख़राब हो जाता है तो फिर इसकी जगह अपन आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं और उसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पेसमेकर का काम क्या होता है, हमारे दिल को कॉन्ट्रैक्ट करना, जिससे कि इसका जो खून है वो पूरी तरह से नीचे वाले चेंबर में चला जाए, नीचे वाले खाने में चला जाए। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हार्ट के बारे में आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ कि जो नसें खून को हार्ट हृदय में लेकर आती हैं उनको अपन बोलते हैं वेना केवा। समझना बात को, पहले मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं जिससे आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेन तो अपन को डायग्राम में ही करना है। बिना डायग्राम के तो आप इमेजिन नहीं कर सकते बायोलॉजी को पढ़ना, है ना। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यही एडवांटेज होता है कि आप डायग्राम में आपको बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, प्रॉपरली स्केचअप डायग्राम मिल जाता है ना। इसलिए अपन डायग्राम को ही सही समझेंगे चीज़ों को। देखो यहाँ पर आपको देख रहा होगा वेना केवा दिख रहा होगा, है ना। ये वेना केवा जो सुपीरियर लिखा हुआ है, सुपीरियर इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से जो खून लेकर नसें हमारे हृदय तक आती हैं, जो वेन्स हमारे हार्ट तक आती हैं हमारे ब्रेन से खून लेकर, उसको अपन सुपीरियर बोलते हैं। ऊपर है इसलिए उसको सुपीरियर बोल दिए।
इन्फीरियर वेना केवा वो वेना केवा होती हैं जो हमारे बाकी के शरीर से, नीचे वाले शरीर के हिस्से से, यानी कि हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे एब्डोमेन से, हमारे पेट से, वहाँ से खून लेकर अगर हमारे हार्ट में आ रही हैं और ऑरिकल में गिरा रही हैं तो उसको अपन इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो जो वेना केवा होती है वो होती है एक नस जो हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और हमारे राइट ऑरिकल में गिराती है। यहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है, राइट ऑरिकल में अशुद्ध रक्त आता है, ये बात गांठ बांध लो अपने दिमाग में, है ना। राइट ऑरिकल में अशुद्ध खून आता है और लेफ्ट ऑरिकल में शुद्ध खून आता है। शुद्ध खून कहाँ से आता है? शुद्ध खून आता है हमारे फेफड़ों से। देखो एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। इस डायग्राम में आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हमारे शरीर से जो अशुद्ध खून है, यानी नीले रंग में जो अशुद्ध खून आ रहा है वो आता है हमारे राइट ऑरिकल में, है ना। दाएं साइड के ऑरिकल में हमारे शरीर से पूरा अशुद्ध खून आता है। उसके बाद ये धीरे से 75% जो खून है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, है ना। ग्रेविटेशन पुल के कारण जो है 75% जो खून है हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। बाकी का जो 25% बचा हुआ खून है वो ऐसे नोड के इम्पल्स भेजने के बाद, ऐसे नोड के रक्त प्रवाह विद्युत प्रवाह के बाद जब हमारे राइट ऑरिकल का सिकुड़न होता है तो बाकी का 25% खून हमारे वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? चलो अब समझना बात को। जैसे ही ऐसे नोड ने रक्त प्रवाह विद्युत प्रवाह किया यानी इम्पल्स जनरेट किया, उसके बाद हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऐसे नोड शांत पड़ जाता है तो हमारा हार्ट स्प्रेड करता है, रिलैक्स होता है। तो जब रिलैक्स होता है तो हार्ट ऑरिकल में हो गया वैक्यूम क्रिएट। वैक्यूम क्रिएट का मतलब हो गया कि अगर आप किसी चीज़ से कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई, मतलब एयर निकाल देते हो या फिर जो भी मटेरियल उसमें पड़ा होता है, यानी ब्लड अगर पड़ा होता है उससे अगर निकाल देते हो तो खाली जगह बन जाती है। जब खाली जगह बन जाती है तो अपनी तरफ कुछ चीज़ खींचने की कोशिश करता है ना। आप कभी कभी स्पेस साइंस वाली मूवी में देखे होगा कि जब वो अंतरिक्ष में होते हैं तो उनके रॉकेट का दरवाज़ा खुलता है तो बाहर आदमी उड़ के निकल जाता है, क्योंकि बाहर जो है वैक्यूम होता है और वो रॉकेट के अंदर जो बैठे होते हैं उसमें खूब सारी हवा होती है तो प्रेशर मेंटेन होता है। तो जैसे जहाँ वैक्यूम होता है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, जब ऑरिकल रिलैक्स होता है तो इसके पास तो खून तो होता नहीं है, तो क्या करता है कि सोचता है कि मैं यहाँ से खून खींच लूँगा वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल से खून खींच नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो वॉल्व फटाक से बंद हो जाती है और जैसे ही वॉल्व बंद होती है तो वैसे ही साउंड आता है लब। तो आपको जो आवाज़ आती है लब डब, इस तरह करके आवाज़ आती है ना, तो इसमें ये वाली जो आवाज़ है वो लब साउंड होती है ना, इसको बोलते हैं लब साउंड। इसके बाद दूसरी जो आती है इसको बोलते हैं डब साउंड। डब साउंड कहाँ से आती है वो मैं बताऊँ आपको, पहले आप लब के बारे में सुन लो। तो लब साउंड होता है LUB, लब नहीं होगा बाबू, लब होगा। आयरनी देख रहे हो, जब मैंने लब बोला तो मेरे मुंह से बाबू भी निकल गया। आजकल तो यही ट्रेंड चलता है ना। तो लब होता है साउंड, लब नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको ना समझें, ये गलत है, लब साउंड होगा। ठीक है, तो आप समझे बात को कि जब हमारा हार्ट का राइट ऑरिकल या दायां ऑरिकल जो है रिलैक्स होता है तो वहाँ से बैकफ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लड के हमारे वेंट्रिकल से। तब वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल दोनों साइड का मैं बता रहा हूँ क्लोज होते हैं, और जैसे ही वो बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है लब की। तो लब डब साउंड में पहला साउंड तो हमें पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, लब से आ रहा है। ये तो मैंने आपको अशुद्ध रक्त की कहानी बता दी। अब मैं शुद्ध रक्त की कहानी आपको, पहले अशुद्ध रक्त पूरी ही कर लेता हूँ। चलो, तो ऐसा हुआ कि अब वेंट्रिकल्स की कहानी आती। जो दाएं साइड का हमारा वेंट्रिकल है या राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर जो खून है वो ट्रेवल करता है हमारे वेंट्रिकल से हमारे फेफड़ों तक। आप देख सकते हो ये सर्कुलेशन का पाथ जो जा रहा है फेफड़ों तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन का मिश्रण करना होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ आता है ना, तो इसको साफ करके इसमें ऑक्सीजन डाल के वापस इसे हमारे फेफड़ों में भेजना होगा। तो यहाँ से हमारे फेफड़ों में आने तक के लिए वेंट्रिकल से जाता है। तो वेंट्रिकल में फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है AV नोड के कारण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि SA नोड से फिर AV नोड पे आता है, जो प्रवाह होता है तरंगों का या फिर इम्पल्स होता है उसका ट्रांसफर होता है AV नोड से वेंट्रिकल्स पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सारा खून जो इसमें होता है वो इस वेन में, आर्टरी में निकल आता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ट्रेवल करता है और इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या बोलते हैं, खून जो है ट्रेवल करके हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। मैंने आपको देखो बताया था खून यहाँ पे अशुद्ध जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये खून हमारे हृदय से दूर जा रहा है इसलिए इसको अपन धमनी बोलेंगे, है ना।
तो पल्मोनरी धमनी जो है यहाँ पर हमारे अशुद्ध खून को लेकर हमारे फेफड़ों तक जाती है। ये बात याद रहेगी आपको। अब समझना बात को, दो चीज़ें मैंने बता दी, वेना केवा जो होती है हमारे अशुद्ध खून को लेकर हमारे हृदय तक आती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे अशुद्ध खून को हमारे हृदय से लेकर हमारे फेफड़ों तक जाती है। इसके बाद अब आते हैं हम शुद्ध खून की तरफ, है ना। तो जो शुद्ध खून होता है वो पल्मोनरी वेन, याद रखना, पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी जो नसें होती हैं ये हमारे शुद्ध खून को हमारे फेफड़ों से हमारे हृदय के ऑरिकल में लेकर आती हैं, बाएं ऑरिकल में। बाएं ऑरिकल में हमेशा शुद्ध खून होता है और दाएं ऑरिकल में हमेशा अशुद्ध खून होता है। लेफ्ट ऑरिकल में हमेशा प्योर ब्लड होता है और राइट ऑरिकल में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड हमेशा प्योर ब्लड के लिए काम करते हैं और राइट साइड जो है हमेशा इम्प्योर ब्लड के लिए काम करता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ें देखनी है। तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि जैसे इस लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है तो वही प्रोसेस जो कि राइट ऑरिकल में फॉलो की गई थी कॉन्ट्रैक्शन की, वही प्रोसेस यहाँ फॉलो होती है। और जैसे ही बाइकस्पिड वॉल का क्लोजिंग होता है तो लग साउंड आता है, और वैसे जैसे सेमिल्यूनर वॉल क्लोज करता है तो डब साउंड आता है, क्योंकि जैसे यहाँ निचोड़ेगा ये ब्लड को एवी नोड्स के इम्पल्स देने के बाद यानी तरंगे बहने के बाद, तो खून यहाँ से निकल कर हमारे बॉडी में जाएगा। देखो जैसे ये पीछे से बना हुआ है, एक्चुअली यहाँ से जाकर ये फिर यहाँ से पीछे से निकलता है खून। तो एओर्टा में जैसा खून जाएगा तो बहुत प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर जब लगाएगा उसके बाद जब रिलैक्स होगा हमारा वेंट्रिकल, तो रिलैक्स होने के बाद पीछे की तरफ खून आने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर बैक फ्लो बचाने के लिए जो वॉल्स होते हैं वो बंद होते हैं बहुत तेज़ी से, और जब बंद होते हैं तो डब का साउंड आता है। अब मैं आपको बता दूं कि वेंट्रिकल का साइज जो होता है ऑरिकल से बड़ा होता है, यही कारण है कि जो डब का साउंड होता है वो ज़्यादा थिक होता है, और जो ऑरिकल में का साउंड होता है वो शेयर होता है, लब का साउंड जो है शेयर होता है, तो ज़्यादा अपने काने को सुनाई देता है। तो अपन को लब वाली साउंड ज़्यादा तेज सुनाई देती है, तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो डब साउंड से, है ना। लब साउंड जो है कंपेयर किया जाए डब साउंड ज़्यादा तेज सुनाई देती है। तो इसी लब डब साउंड से हम हार्ट बीट को नापते हैं, और हमारी हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में 72 मिनट्स की होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है, है ना। ये बात आप याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ब्लड कैसे ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में। हार्ट के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। ऑलमोस्ट हार्ट में हमने एनाटॉमी का सारा सेक्शन कवर कर लिया है। अब चलो इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं हार्ट में देखने लायक, वो अपन देख लेते हैं फटाफट। क्या है हार्ट के बारे में देखने के लिए, स्लाइड चेंज करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं अपन डबल सर्कुलेशन पे। क्या होता है डबल सर्कुलेशन? देखो मैंने आपको भी डायग्राम जो दिखाया था, फिर से वो डायग्राम को अपन खोलते हैं, उसी डायग्राम पे जिस पे अपन बात कर रहे थे। देखो ये डायग्राम देखो पहले मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। हाँ, तो मैं ये बोला था, आप इस डायग्राम में देखो एक चीज़ कि 2 सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल ये बन रहा है और एक सर्कल ये बन रहा है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट और इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। क्यों बोलते हैं ऐसा? आप ध्यान देना कि मैंने आपको बताया कि जब राइट वेंट्रिकल से खून निकल के पल्मोनरी फेफड़ों में जा रहा है, तो जिस धमनी के थ्रू वो खून जा रहा है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इसी तरह जब हमारे लेफ्ट ऑरिकल में खून निकल आ रहा है, ऑक्सीजन वाला खून हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑरिकल में आ रहा है, तो वो खून पल्मोनरी नसों या पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ रहा है। तो पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी वाले सर्कुलेशन को अपन पल्मोनरी सर्किट बोल देते हैं। और जो खून हमारे शरीर से होकर हमारे हृदय में जाता है या फिर आता है उसको अपन सिस्टमिक सर्किट बोल देते हैं। अब देखना, आप बात को ध्यान समझो, ये दोनों का दोनों जो सर्किट है ना वो एक ही समय पे काम करता है, साइमल्टेनियसली वर्क करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समय पे हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में 2 सर्कुलेशन सिस्टम काम कर रहे हैं। एक तो जो कि हमारे हृदय से खून लेकर हमारे शरीर में जा रहा है, दूसरा सर्कुलेशन जो हमारे हृदय से खून लेकर हमारे फेफड़ों में जा रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जहाँ पर दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ काम करते हैं, हृदय से फेफड़ों की तरफ और हृदय से शरीर के दूसरे अंगों की तरफ, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप बता पाओगे क्या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ पर एक ही समय पे 2 सर्कुलेटरी सिस्टम काम करते हैं, जिसमें एक सर्कुलेटरी पल्मोनरी सर्किट होता है और दूसरा सर्किट जो होता है सिस्टमिक सर्किट होता है। फिर आप बताओगे कि सिस्टमिक सर्किट जो होता है खून, शुद्ध और अशुद्ध खून को शरीर और हृदय के बीच में प्रवाह करता है, हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेट करता है। और पल्मोनरी सर्किट जो होता है
प्योर और इम्प्योर ब्लड को लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है। तो ये बात आपको अपने आंसर में लिखनी है अगर आपसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पूछता है तो। यही चीज़ इसमें समझाई गई कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अगर आप डायग्राम से नहीं समझे तो आप चार्ट से भी देख सकते हो। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम का तो ब्लड वाला पोर्शन तो हमने ख़त्म कर लिया। मैंने आपसे बोला था कि ब्लड पढ़ना हमारी ज़रूरत है और लिम्फ पढ़ना हमारी मजबूरी है। तो अब बारी आ जाती है लिम्फ की। लिम्फ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो हार्ट है वो काम कैसे करता है। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें हार्ट में बता ही दी है कि कैसे कैसे काम करता है, और हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। लब डब का साउंड कैसे आता है वो भी बता दिया है। एक चीज़ और आपको बतानी थी, कुछ ऐसा आपको देखने को मिला होगा कहीं पे, कहाँ पर देखने को मिला होगा मैं वही बताता हूँ। है ना, ये ईसीजी का ग्राफ है, ये ईसीजी का ग्राफ है। ठीक है, अब क्या होता क्या है दोस्तों कि ईसीजी जो होता है ना, एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हमें हमारे दिल की धड़कनों को नापा जाता है। हमारे हार्ट में कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उसको पता किया जाता है ना। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S और ये हो गया T। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है ना, यही ग्राफ हमारे दिल की धड़कनें जो हैं उनको डिसाइड करती है। हाँ, मैं ये बोला था ये जो ग्राफ है यही हमारे दिल की धड़कन डिसाइड करती है। ये आइडियल ग्राफ होता है, आइडियल ग्राफ होता है। और अगर इस ग्राफ में कोई डिफॉर्मिटी मिलती है, अगर इस ग्राफ में कोई डिफॉर्मिटी मिलती है तो उससे हम हार्ट में होने वाले डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। हम नहीं, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो हार्ट में होने वाले किसी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी। इसका यूज़ किया जाता है हार्ट की डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, उसमें अगर कोई कोलेस्ट्रॉल हो जम रहा है या फिर कोई और इशू आ रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ईसीजी का PQRST का ग्राफ बनता है और इसी ग्राफ की डिफॉर्मिटी में पता चल जाता है कि कोई बीमारी हो रही है या फिर नहीं हो रही है ना। चलो, इसके बाद अपन देख लेते हैं कि हमारे ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कितना कितना होता है, कैसे कैसे नापा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी आर्टरीज़ में ही हमारे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। तो आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर जब नापा जाता है तो उसका एक मेंटेनेंस होता है, मतलब एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है जो आइडियल कंडीशन में होती है। अगर इस वैल्यू से ऊपर नीचे सिचुएशन होती है तो उसको अपन हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, तो आर्टरीज़ में जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो होना चाहिए 80/120। 80/120 का मतलब होता है, इसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर तब जनरेट होता है दोस्तों जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड का फ्लो हमारी आर्टरीज में तेज होता है। उस टाइम हमारा जो प्रेशर होता है उसको अपन सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारे आर्टरीज पे प्रेशर कम पड़ता है, तो उस टाइम अपन बोलते हैं उसको डायस्टोलिक प्रेशर। ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया और ये सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है उसको अपन सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जिस टाइम हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है उसको अपन डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। हमारा हार्ट अपना पूरा एक साइकिल ब्लड के फ्लो को 8 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है ना, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। और इस पूरे 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट का जो ब्लड साइकिल फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है। 1 मिनट में हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को रिसाइकिल कर देता है, 5 लीटर ब्लड को रिसाइकिल कर देता है। समझ रहे हो बात को? 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बीट्स के साथ 5 लीटर ब्लड को रिसाइकिल कर देता है। ये कैलकुलेटेड डाटा है, आपको बस इसको ऐसे रट लेना है। ये वाला रटने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको समझाने के लिए मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, ये तो हो गया। और इस 5 लीटर को ना अपन कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। इस 5 लीटर जो का फिल्ट्रेशन है उसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो, ये तो हो गया हमारे हार्ट के बारे में जानकारी। अब अपन आते हैं लिम्फ सिस्टम पे।
लिम्फ सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखाता तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें सेल्स होते हैं, और सेल्स जो होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कैपिलरीज जाती हैं। कैपिलरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, तो उससे एक्सिस ऑफ फ्लूइड बाहर निकल जाता है, और वो फ्लूइड बाहर निकलने के बाद सेल्स के बीच में जो गैप होता है, यानी ये वाला जो सेक्शन होता है, रुको पहले मैं पेन, तो जो सेल का इंटरस्टिशियल वाला एरिया होता है ना, ये वाला जगह जो होती है, तो यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन होता है, यहाँ पर वो जो फ्लूइड्स होती हैं हमारे जो कैपिलरीज से निकलती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। अब समझो हर बार कैपिलरीज से अगर हमारा प्लाज्मा वाला सेक्शन बाहर निकल जाएगा जिसमें आरबीसी नहीं होता है, तो हमारा जो ओवरऑल आउटपुट है कार्डियक आउटपुट 5 लीटर का, वो तो नहीं हो पाएगा ना। हर बार 5 लीटर में से थोड़ा सा निकलता जाएगा तो फिर 4 लीटर निकलेगा, 3 लीटर निकलेगा, तो फिर ऐसे तो हमारी हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसको ये वाला जो सेक्शन है इसको वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करने के लिए एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पैरेलल काम करता है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, और थोड़ा स्लो होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता, इस कारण थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि हमारा ये बचा हुआ जो फ्लूइड है वो ट्रेवल करा देता है हमारे हार्ट तक। अच्छा, इसमें एक फ्लूइड जो फ्लो होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो लिम्फ फ्लूइड होता है, और लिम्फ फ्लूइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसे हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी के अभी याद कर लो ताकि आपको भूले ना। पहला कैरेक्टर ये होता है कि कई सारे हार्मोन और न्यूट्रिएंट का कैरियर होता है, क्योंकि सेल्स से प्लाज्मा से कई सारे न्यूट्रिएंट जो है बाहर निकल आते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को इसी लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम से इनको ट्रेवल करा दिया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जब फैट डाइजेशन होता है तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होने से पहले हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लैक्टियल्स के थ्रू। लैक्टियल्स के थ्रू ये फैट जो है, फैट ग्रेन्यूल्स जो है, लैक्टियल्स के थ्रू फैट ग्रेन्यूल्स लैक्टियल्स के थ्रू हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, और यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखना है। हमारे टिश्यू को यह मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं, मतलब कि हमारा जो कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, गीला रखने में मदद करते हैं, उनको नमी प्रोवाइड कराते हैं इस कारण से, ताकि उनमें जो है रूखापन ना आने पाए, है ना, ड्राइनेस ना आने पाए, इस कारण से वहाँ पर वो क्या बोलते हैं मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, वहाँ पर हमारे जो टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, यानी वो बड़े होते हैं ना, वहाँ पर उनका विकास होता है। टी और बी लिम्फोसाइट बनते कहीं और हैं, लेकिन उनका जो विकास है वो लिम्फेटिक सिस्टम में ही होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग नोड्स मिलते हैं, जैसे देखो आप ये लिम्फ नोड देख पा रहे हो, है ना, इसके बाद यहाँ पे एक लिम्फ नोड देख पा रहे हो, इसके बाद स्प्लीन होता है, वो भी एक लिम्फ नोड होता है। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं नोड्स होते हैं, यहाँ पर ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और उसके बाद ये हमारी एंटीबॉडी जनरेट करने में, हमारी इम्यूनिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ये तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब काम कैसे करता है ये भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ कैपिलरी से चीज़ें इकट्ठा होती हैं, और उसके बाद कैपिलरी से चीज़ें इकट्ठा होती हैं, और इसके बाद ये लिम्फेटिक आर्ट्रियोल में जाती हैं, उसके बाद फिर हमारे वेन्स में जाकर हमारे बॉडी ऑर्गन में जाके मिल जाती हैं। कैसे, देखो आप यहाँ देखो, यहाँ लिम्फेटिक कैपिलरी से इकट्ठी हुई, लिम्फ फ्लो किया, फ्लो करते 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 हमारे वेन्स में जाके मिल गई। यही सिस्टम यहाँ पे भी होता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज हमारे ब्रेन से आती हैं, नोड में आती हैं, और नोड से हमारे ब्रेन में आती हैं, मतलब वेन्स में आ जाती हैं, नसों में आ जाती हैं। अब समझना बात को, ये जो नोड्स होते हैं ना, इनको यहाँ पर ना जितने भी जर्म्स होते हैं, कभी कभी आप देखो कि कभी आपको कोई चोट लगी है तो आपको गिल्टी हो जाती है, यहाँ पर दर्द होने लगता है, यहाँ पर टच करने में फील होता है, जहाँ चोट लगी तो घुटनों के आसपास फील होता है। तो जो फील होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि वो लिम्फ नोड जो होती है, जो चोट के आसपास वाली होती है, वो ना कई सारे बैक्टीरिया को मार रही होती है, इस कारण से उसमें स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारा कचरा भर जाता है बैक्टीरिया का, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ता है तो आपको उसको फील कर सकते हो, पेन होता है। यही जो पेन होता है ना, लिम्फ नोड्स पे ही होता है, इसी पे होता है। और ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं कैसे काम करती हैं कि हमारे बॉडी से बैक्टीरिया को फिल्टर करती हैं, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का मैच्योरिटी होता है, इस कारण से हमारे बॉडी में हेल्पफुल भी होती हैं। फिर ये लिम्फोटिक मैंने बताया कैपिलरीज से फिर ये जो फ्लूइड है हमारे वेन्स में आता है, वेन्स से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आकर 5 लीटर का जो आउटफ्लो है वो कंप्लीट कर देता है।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। इस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी कुछ डिजीजेज जिनको हमको पढ़ना है, डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला तो होता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। फटाफट अपन देख लेते हैं उसको। हाइपरटेंशन, ऐसा करता हूँ मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, वहाँ पर अपन डायरेक्ट सारी डिजीज़ लिख लेते हैं क्लाइंट से, है ना। यहाँ पर ये हाइपरटेंशन पहले अपन पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन होता क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है, मैंने आपको बताया है कि आर्टरीज़ का इलास्टिसिटी कम हो जाता है कोलेस्ट्रॉल जमने से, इस कारण से हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है हाइपरटेंशन? जब ब्लड में हाई प्रेशर ब्लड फ्लो होता है तो वो स्ट्रेच नहीं कर पाता है, इस कारण से उस प्रेशर को पूरे के पूरे कैपिलरीज से, आर्टरीज से लेकर दूसरे ऑर्गन्स तक फील किया जा सकता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमारा ब्लड जो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल 120 से भी ज़्यादा चला जाता है, 140 तक चला जाता है, 180 तक भी जाता है, कभी कभी 200 तक भी चला जाता है। वो तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 की जगह चला जाता है 110 तक, है ना, 120 चला जाता है, और ये भी हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। ये बात आपको याद रखना। हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बता दिया। आर्टरियोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल का जब आर्टरीज़ में जम जाती है तो उसे अपन आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक डिजीज़ होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD। क्या होता है इस डिजीज़ में? हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में भी ना ऐसा है कि हमारा हार्ट अगर ब्लड सप्लाई कर रहा है तो काम कर रहा है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मैंने बोला वो थकता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, एनर्जी तो चाहिए होती है। एनर्जी के लिए उसको सप्लाई मिलती है किसी कैपिलरी से। तो जो कैपिलरीज हमारे हार्ट में रन करती हैं उसको अपन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो इस आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण, तो इस ब्लॉकेज को जो अपन कारण जो डिजीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इस धमनी में जो हमारे हार्ट हृदय के में खून का संचार करती है, संचालन करती है, उसमें अगर वसा का जमाव हो जाए तो उसमें उस परिस्थिति को बोलते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, है ना। क्योंकि हम उस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है और उस कारण से हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। हार्ट का जो मसल है, यानी हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं ज़्यादा काम करने से, और इस तरह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है ना। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ उसको बोलते हैं जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट की वो ख़राब हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक सेक्शन आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक जो होता है वो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपका जो हृदय है पूरी एफिशिएंसी से, पूरी अपनी कार्य क्षमता से कार्य न कर रहा हो। ऐसी स्थितियाँ तब होती हैं जब हमारे हृदय की मांसपेशियाँ, फिर हार्ट का जो मसल है वो डिजनरेट होने लगे, है ना। जैसे अगर ये हार्ट का मसल है, ये वाला हिस्सा, अब अगर आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है और आप उसका इलाज नहीं लेते हो तो फिर हार्ट को लगेगा कि उसके पास खून नहीं आ रहा है। अगर उसके पास ब्लड नहीं जा रहा है तो वो ये सोचेगा कि हो सकता हो कि पूरे शरीर में जो है खून का जो संचार है वो कम हो रहा हो, सप्लाई ऑफ ब्लड कम हो रही है, इसलिए मेरे पास भी खून नहीं आ रहा है। तो हार्ट क्या करेगा कि अपने जल्दी जल्दी धड़कना शुरू कर देगा और स्पीड से काम करेगा। तो ज़्यादा तेज़ी से काम करने से, ज़्यादा मेहनत करने से थकान लगेगी, उसके मसल्स ख़राब होने लगेंगे, है ना। तो धीरे धीरे करके ये मसल जो है डिजनरेट होने लगेंगे, यानी मरने लगेंगे। जैसे जैसे ये मांसपेशियाँ मरने लगेंगी तो हृदय की कार्य करने की क्षमता जो है कम होने लगेगी। तो इस कंडीशन में हृदय में हार्ट अटैक आ जाता है। बोलता है अरे भैया बंद करो, अब नहीं काम हो सकता, अगर आप और ज़्यादा काम किए ना तो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उस टाइम पे हार्ट पे अटैक आता है और हार्ट शॉक के साथ बंद हो जाता है ना। तो इस कंडीशन को जो अपन बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं। तो जब बिना ऑक्सीजन के जब कोई ज़्यादा काम करने पे और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब बंद हो जाता है और वो मरने लगता है तो उस टाइम पे एक कंडीशन होती है जिस टाइम पे आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना, सीवियर ब्रेथलेसनेस होती है ना। राइट लेफ्ट साइड में उसके आर्म्स में पेन होता है, मतलब बाहों में पेन होता है, ये जो बाएं साइड की बाहें होती हैं उनमें दर्द होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जब हमारे हार्ट की मसल्स डिजनरेट होने लगती है तो एफिशिएंसी हमारे हार्ट की कम हो जाती है।
इस कंडीशन में हमें एक सिम्टम आता है जिसके बारे में बता रहा हूँ कि आर्म्स में दर्द होने लगता है, सांसें ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं, पसीना आने लगता है, तो फिर आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कार्डियक अरेस्ट। क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? अचानक से दिल का रुक जाना, मतलब अचानक से ऐसे नोड्स शॉक में आ जाता है। होता कभी जैसे किसी को करंट मार दिया और वो बेहोश हो गया, तो बेहोश नहीं होता है, उसका दिल जो है अचानक से काम करना बंद कर देता है। अब दिल काम करना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि कार्डियक ऐसे नोड जो होता है हमारे दिल में इस जगह पे, वो उस पर अगर किसी करंट को दोबारा दूसरा उससे हाई वोल्टेज करंट तो शॉर्ट मारेगा ना, तो शॉर्ट मारने पे ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है और ऐसे में पूरा का पूरा दिल धड़कना ही बंद कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में एक इलाज दिया जाता है, इमरजेंसी इलाज, जिसको अपन बोलते हैं CPR। इसको नाम से बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो दिया जाता है उसमें क्या जाता है, 4:1 के रेशियो में इसमें एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें आपको 4 बार हार्ट को पंप किया जाता है इस तरह से पाम से, और 1 बार नाक बंद करके मुंह से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी जाती है, और उसके बाद फिर इसी प्रोसेस को दोहराया जाता है ताकि उसका हार्ट दोबारा से मतलब धड़कना, दिल उसका दोबारा से धड़कना शुरू कर दे, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस से अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप इमरजेंसी में किसी को देखते हो बिजली का शॉक लग गया और वो बेहोश पड़ा हुआ है तो उसको आप ये दे दो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो और उसका दिल काफ़ी देर तक नहीं धड़कता है तो उसके दिमाग पे खून का सप्लाई नहीं जाएगा, और ब्रेन को एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे 14% ग्लूकोज का कंसनट्रेशन चाहिए होता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर खून का सप्लाई बंद हो जाएगा और 14% ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिलेगा काफ़ी देर तक, 1 मिनट तक, तो फिर वो हमारा ब्रेन जो है डेड कर जाएगा, फिर उस बंदे को या बंदी को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा हार्ट वाला सेक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऑनलाइन क्लासेज हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इंदौर आकर हमारे ऑफिस में विजिट करें, है ना। डिटेल्स जो है इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी, और मैं अब इसके बाद क्वेश्चंस जो हैं मैं ले लूँगा लोगों के कमेंट के जो क्वेश्चन हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप PDF ले सकते हैं हमारे इस लेक्चर का। और उसके बाद इस वाले क्लास में आपको कोई डाउट है, जब नेक्स्ट क्लास जब हम रेस्पिरेटरी वाला लेंगे उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। प्लीज़ आप इसमें क्लास का जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, जो भी डाउट्स है मैं उसको क्लियर करूँगा। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों मैं सबको बताऊँगा। और इसके बाद अगर आप हमारे ऑफलाइन वाले सेंटर में विजिट करते हैं तो हम पर्सनली आपको असिस्टेंट देंगे और फेस टू फेस आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।